स्वागत है सभी यूट्यूब भाइयों को जो देख रहे हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। और जिसमें आज हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आज एनसीईआरटी क्लास 11th का पार्ट थर्ड देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है और जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 से प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप लोग अगर जुड़ गए हैं लाइव तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस लिंक को। तो जैसा कि हम लोग डेली पढ़ते आ रहे हैं, अपने समय से 8 बजे उपस्थित होते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। यानी भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, जिसमें हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। यानी अगर हम हिमालय पर्वतों पर देखें तो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन व मैंग्रोव तथा राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार की झाड़ियां, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उनमें जो क्या होते हैं कि कटीली वनस्पति पाई जाती है, और डेल्टा क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय व मैंग्रोव जो वन होते हैं उस प्रकार के पाए जाते हैं। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर हम देखें अब वनों के प्रकार, यानी अगर हम वनस्पति के प्रकार या वनों के प्रकारों में देखें तो उष्णकटिबंधीय, सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और एवं अर्ध सदाबहार वन अगर देखें तो इस माध्यम से, यानी ये उस प्रकार के वन हैं जहां ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत औसत वार्षिक तापमान कितना रहता है, 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। इन वृक्षों की अगर लंबाई देखें तो 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। इसमें जो पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियां जिसमें रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी हैं। ये वन सदाबहार और अर्ध पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप में है। इनमें मुख्य वृक्ष प्रजातियां साइडर, होलक और केल है। गढ़वाल और कुमायूं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए हैं। यानी गढ़वाल और कुमायूं में पाए जाने वाले जो ओक के स्थान पर क्या है, चीड़ के पेड़ उगाए गए हैं जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। अगर हम अब देखें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कटबंधी पर्णपाती वन, भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। यानी भारत में ये वन जो है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इनमें अगर हम देखें तो मानसून वन भी जिन्हें कहा जाता है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है।
चलिए आगे देखते हैं इसी में। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय की गिरपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि जो प्रजातियां हैं, इन वृक्षों में ही आती हैं। कौन से? आर्द्र पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है और होती है। ये वन जो है प्रायद्वीपीय में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जो मुख्य पेड़ों में तेंदू जैसे पलास, अमलतास, बेल और अक्सलवुड जो है अक्सलवुड इत्यादि पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रकार देखेंगे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो, आप लोग पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको इससे भी अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और ये सभी एनसीईआरटी क्लास से ही रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कंपटीशन में बैठें, आप इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पाएंगे। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इसमें दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इनमें इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य जो प्रजातियां हैं जैसे बबूल, वेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास इत्यादि हैं। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। यानी इन वृक्षों में लगभग कितने? 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। नेक्स्ट देखते हैं पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल वृक्षी प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। इसी तरह चिनार और वालन, जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है। अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस व लाइकन आदि पाई जाती है। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वतीय श्रृंखलाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों मग्नोलिया, लैरिन, सिनकोना और बैटिल का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम इसी में। बेलांचली व अनूप वन क्या होते हैं? ये बहुत अलग है, इसको देखेंगे हम लोग। भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। इनकी अगर देखें तो 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। यानी ऐसे जगह पर भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो कैसी है? एक आर्द्र है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केवला देव जो है वो राष्ट्रीय पार्क अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास है। हमारे देश की आर्द्र भूमि को 8 वर्गों में रखा गया है। भारत में मैंग्रोव वन जो कि 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल की सुंदरबन डेल्टा में अत्यधिक विकसित हैं। भारत में वन आवरण अगर हम देखें
तो भारत में वन आवरण, वन क्षेत्र व वन आवरण दोनों ही राज्यवार भिन्नता इनमें पाई जाती है। अगर हम देखें तो लक्षद्वीप में वन क्षेत्र जो है वो बहुत ही शून्य है, यानी बहुत ही कम है वहाँ। वहीं अगर हम अंडमान निकोबार में देखें तो वहाँ 86.93 यानी 93% जो है वन के अधीन है। 10% से जो कम वन क्षेत्र वाले राज्य जो मुख्य तौर पर देश के उत्तर और पश्चिमी भाग में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे क्षेत्र जो है यहाँ पर वनों का बहुत ही औसत कम है। भारत के 593 जिलों में 188 जनजातीय जिले हैं। ये जनजातीय जिले भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33.63% हिस्सा है, परंतु देश का 59.61% वन आवरण इन्हीं जिलों में पाया जाता है। इससे पता चलता है कि जनजातीय जिले वन संपदा के धनी हैं। चलिए आगे देखते हैं वन संरक्षण। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जैसे देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। कितना? जो वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। अब देखते हैं हम सामाजिक वानिकी के रूप में। सामाजिक वानिकी में अगर हम देखें तो सामाजिक वानिकी का जो अर्थ होता है वो होता है पर्यावरणीय जो सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से बना जो वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनोरोपण, यानी सामाजिक वानिकी का मतलब है वनों की सुरक्षा जो समाज के हित से की जाती है। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 और 1979 ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा था। एक तो शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, दूसरा फार्म वानिकी, यानी शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। वन प्राणी के रूप में अगर देखें तो विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्मों में से 4 से 5% किस्में भारत में पाई जाती हैं। कितनी? 4 से 5% जो किस्में हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं भारत में वन प्राणी संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वन प्राणी अधिनियम 1972 में पास हुआ था, यानी ये क्वेश्चन अभी आया था, जो कि IOCL में पाया क्वेश्चन ये आया था कि वन प्राणी अधिनियम कब पास हुआ था, तो वो 1972 में हुआ था, जो वन प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इस अधिनियम के 2 मुख्य उद्देश्य थे। एक तो अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना तथा नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतया संशोधित कर दिया गया था। कब? 1991 में। देश में 102 नेशनल पार्क और 515 वन प्राणी अभियान है, यानी देश में अगर हम देखें तो 102 नेशनल पार्क हैं, 515 वन प्राणी अभिवन है और ये 1.57 यानी 1.57 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैले हुए हैं। यूनेस्को के मानव और जीवमंडल योजना के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यानी यूनेस्को के मानव और जीवमंडल योजना के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसमें अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, तो 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट, देखिए 2 अलग अलग हैं। अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो 1992 जैसी विशेष योजनाएं इन जातियों के संरक्षण और उनके आवास के बचाव के लिए चलाई जा रही हैं।
इनमें से प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 से चलाई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं जीव मंडल निश्चय। जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र है, विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। जीवमंडल निश्चय के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहले ही अगर बात करें तो भारत में 18 जीवमंडल निश्चय है। इनमें से 10 जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा जीवमंडल निश्चय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। यानी भारत में अगर देखें तो कितने जीवमंडल पाए जाते हैं? 18। जैसा कि हम इसके पिछली वीडियो में आपको बहुत ही डीपली बता चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नीलगिरी जीवमंडल निश्चय। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। यानी नीलगिरी जीवमंडल की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी और यह भारत का पहला जीवमंडल निश्चय है। इस निश्चय में वायनाड वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुर और मदुमलाई नीलम्बूर का सारा वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिद्धवानी पहाड़ियां शामिल हैं। यहाँ पर 2 संकटापन्न प्राणी प्रजातियों नीलगिरी तार और शेर जैसी दुम हिलाने वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे इसी निश्चय में मिलते हैं। यानी पश्चिम घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे इसी निश्चय में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं नंदा देवी। नंदा देवी जीवमंडल निश्चय। नंदा देवी जीवमंडल निश्चय उत्तराखंड में स्थित है। जिसमें देखें तो हम चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के भाग भी इसी में शामिल, किसमें? नंदा देवी जीवमंडल निश्चित में शामिल है। नीलगिरी जीवमंडल एक इंपॉर्टेंट था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। यह जो था वो भारत का पहला जीवमंडल निश्चय है। कौन सा? नीलगिरी जीवमंडल। इस निश्चय में वायनाड वन्य जीव सुरक्षित है। चलिए आगे हम देखेंगे। यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों में सिल्वर वुड तथा लैटिफोली जैसे ओरिचिड और रेडोडेंड्रॉन शामिल है। उस जीव मंडल निश्चय में कई प्रकार के वन्य जीव जैसे हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज पाए जाते हैं। यानी इसमें क्या है? हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग और हिम मुर्गा जो है इसमें सुनहरा बाज और काला बाज पाए जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम। आपको थोड़ा बिलर दिख रहा होगा। जीवमंडल निश्चय यानी इसके जो हमारे, जैसे मैंने बताया जीवमंडल निश्चय कितने? 18। तो हम इसका वर्गीकरण देखते हैं 18 के अंतर्गत। सबसे पहले अगर आपको नजर आ रहा हो ये बिलर है थोड़ा सा। नीलगिरी जो है तो ये 5520 किलोमीटर में पाया जाता है। इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है नीलगिरी का वो 5520 है। इसकी स्थापना दिवस जो है वो 1/8/1986 और स्थिति प्रांत यानी कहाँ कहाँ ये शामिल है। इस प्रकार से ये जो हमारे 18 मंडल है इसको हमने बहुत डीपली पढ़ा है, तो आप हमारे उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसमें सुंदरबन जीव मंडल निश्चय। यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दलदली डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यहाँ मैंग्रोव वन,
अनूप और वनाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं। सुंदरबन लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। मैंग्रोव वृक्षों की उलझी विशाल जड़ समूह जो है मछली से सिप्र तक को आश्रय प्रदान करती है। सुंदरबन के मैंग्रोव वनों में हेरी सिएरा और फोमिज जो कि बेशकीमती इमारती लकड़ी है जो पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल निश्चय देखेंगे हम, तो समुद्रीय जीव विविधता में मामले में यह क्षेत्र विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में आते हैं। कौन सी? मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल निश्चय। इस जीवमंडल निश्चय में 21 द्वीप हैं, यानी मन्नार की खाड़ी में जो जीवमंडल निश्चय है इसमें 21 द्वीप पाए जाते हैं। इनमें अनेक ज्वार नदमुख, पोलैंड, तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घासें, प्रवाल द्वीप और लवड़ी अनूप पाए जाते हैं। आगे देखेंगे हम, और मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। यहाँ लगभग 3600 पौधों और जीवों की संकटापन प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे समुद्री गाय। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र विशेष की 6 मैंग्रोव प्रजातियां भी संकटापन है। अब हम इससे बनने वाले जो प्रश्न थे वो उनको हम एक वन कथन में देख लेते हैं कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण होते हैं, तो वो पर्णपाती वन होते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? बाघ को शिकार से बचाने के लिए। नंदा देवी मंडल निश्चय निम्नलिखित में किस प्रांत में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कितने भारत के जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा प्राप्त हैं? तो वो 4 हैं। वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में कितना प्रतिशत क्षेत्र है जो वनों के अधीन होना चाहिए? तो वो है 3%। इस प्रकार से हमने ये लेसन 5 था, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लेसन नंबर 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और डेली हम आपको 8 बजे उपस्थित होते हैं। अभी आपको ज्योग्राफी की क्लास लेकर चले आए, फिर कुछ दिन बाद आपको पॉलिटिकल साइंस की भी यानी सिविक्स की बहुत अच्छा नोट्स आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।